हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का चैप्टर स्टार्ट। में लेक्चर नंबर 1 हम करेंगे और ये इस वीडियो का टारगेट रहेगा हमारा जो कि पीएससी का केमिस्ट्री लेक्चरर का। पीएससी वाले अगर स्टूडेंट है, एमएससी वाले स्टूडेंट है, आईआईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है या फिर सीयूईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर यूजफुल रहने वाला है। सारे ही टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आज बेसिकली जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं इसमें वो टॉपिक्स रहने वाला है हमारा। जो पॉइंट आज कवर करेंगे हमारा, सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट और टाइप्स ऑफ सॉलिड यहाँ पर कवर करने वाले। ओवरऑल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल हमें देखने के लिए मिलेगा। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली अगर हम बात करें कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमें ये पता है 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। कौन कौन सी स्टेट होती है मैटर की? इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट्स हमें मालूम है, बट 5 स्टेट होती हैं बेसिकली। एक होती है हमारा बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं बीईसी। और फर्स्ट स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, देन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड नेक्स्ट आपकी होती है प्लाज्मल स्टेट। बेसिकली आपको ये 3 स्टेट के बारे में मालूम होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एक मेटल है सॉलिड स्टेट में, वहीं पर कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट में, कोई भी मैटर गैसेस स्टेट में। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ से सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना है तो हम क्या करेंगे? वाटर का एग्जांपल लेते हैं सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड गैसेस स्टेट में। अगर टेम्परेचर को हीट किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर वही टेम्परेचर को हम क्या करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे तो गैसेस स्टेट में पहुंच जाएगा। बट अगर टेम्परेचर को कम किया जाए, गैसेस स्टेट से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से और ज्यादा कम किया जाए वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस करने पर। तो यहाँ पर इंटर कन्वर्टेबल ये स्टेट होती हैं, जितनी भी फिजिकल स्टेट होती हैं इनको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, प्लाज्मा स्टेट की, प्लाज्मा वाली स्टेट, तो हम बात करते हैं कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर रहेगी तो O2 की फॉर्म में रहेगी। हाइड्रोजन अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा O2। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की बात करें तो वाटर को ही कंसीडर करके चलेंगे। नॉर्मल स्टेट में H2 की फॉर्म में रहेगा, चाहे वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड की फॉर्म में हो या गैसेज स्टेट में हो। बट इफ एनी सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल वाटर इज इन गैसेज स्टेट, उसको और ज्यादा अगर हम हीट करेंगे, मतलब अगर ये गैसेज स्टेट में है, इसको हम और ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को मतलब इस वाटर को हम हीट कर रहे हैं, और हीट करने से क्या होगा, वाटर HOH इनके बीच का ये बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इफ एनी सब्सटेंस इज इन गैसेस स्टेट, को और ज्यादा हीट करने से उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी ब्रेक हो जाएगी साथ साथ में। और ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे? आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, O-2 आयन की फॉर्म में यहाँ पर ब्रेक होता हुआ आपको नजर आएगा। तो मतलब कहने वाली बात है कि जो भी मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। इस फॉर्म में प्लाज्मा स्टेट, मतलब गैसेस स्टेट को और भी ज्यादा हीट करेंगे तो आयनाइज हो जाएगा। तो ये जो भी प्लाज्मल स्टेट होती है ये कहाँ देखने के लिए मिलेगी? जहां पर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मल स्टेट देखने के लिए हमें मिलती है। अब बात कर लेते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन वाली स्टेट। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने के साथ साथ ये किस तरीके का मोशन शो करेंगे? ये वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। ये कैसा मोशन शो करते हैं? वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, मतलब पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, वाइब्रेट होता है। एक पार्टिकल वाइब्रेट होता है, अपनी स्पेस में वाइब्रेट होते रहते हैं। मोशन तो नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते,
बट ये अपनी ही प्लेस में क्या करते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। बट अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि सॉलिड्स में ही वाइब्रेटरी मोशन भी ना हो पाए, ठीक है, अगर वाइब्रेटरी मोशन, कौन सा मोशन, वाइब्रेटरी मोशन भी ना हो पाए, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं कौन सी, पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेशन वाली स्टेट। तो ये है हमारी 5 स्टेट। तो जो प्लाज्मल स्टेट है वो गैसेस स्टेट का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है हाई टेम्परेचर पे, और बोस आइंस्टीन स्टेट होती है सॉलिड स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन। किस स्टेट में, जब टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाए और वाइब्रेटरी मोशन भी होना वहां पर बंद हो जाए। तो ये था हमारा स्टेट्स। देन हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिकली एक चार्ट की फॉर्म में ही हम देखेंगे, आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कुछ प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम स्टेट्स लिख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वन बाय वन इनको देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, रिजिडिटी। अब सॉलिड्स कैसे होते हैं, हमें पता है इनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। बट लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है इनके पार्टिकल के बीच में। बट गैसेस में होता है और ज्यादा पार्टिकल्स हमारे दूर दूर होते हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं क्योंकि टाइटली बॉन्डेड होंगे। वहीं अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती, ना ही गैसेस में रिजिडिटी प्रेजेंट होती है। दूसरा हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब इसको हम दबाने पर ही कितना दब जाता है। तो अगर हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड बिल्कुल कंप्रेस नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड, लिक्विड कंप्रेस हो सकते हैं। जैसे हमने बलून में अगर पानी भर दिया तो वो बलून कंप्रेस हो सकता है। एक मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरा कंप्रेस नहीं होगा, एक लिमिट तक कंप्रेस हो सकता है, अदरवाइज बलून फट भी सकता है। गैसेस स्टेट, गैस कंप्रेस हो सकती है, जैसे हमने सिलेंडर्स में घर पे एलपीजी में यूज करते हैं तो वो क्या होता है, कंप्रेस फॉर्म में ही हमें मिलती है। या फिर सीएनजी गैस, सीएनजी गैस भी क्या होती है, कंप्रेस हुई फॉर्म में रहती है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम, शेप की, डेफिनेट शेप। तो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, ना ही गैस की कोई डेफिनेट शेप होती है। देन अगर हम बात करें वॉल्यूम की, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है। वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड्स का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, गैसेस का भी फिक्स वॉल्यूम होता है या नहीं, गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। वो जिस कंटेनर में रखेंगे उतना ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है, गैसेस किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। एंड फिफ्थ अगर मैं बात करूं किसकी, इंटर अटोमिक डिस्टेंस की, इंटर अटोमिक डिस्टेंस की। तो पार्टिकल्स के बीच में इंटर अटोमिक डिस्टेंस सॉलिड स्टेट में बहुत ज्यादा कम होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लिक्विड स्टेट में, तो इंटरमीडिएट स्टेट में रहता है। ना ही हम बोल सकते हैं कम है, ना ही हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा है। वहीं अगर गैसेस में बात करूँ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की, वो बहुत लार्ज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स की, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड करेगा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पर। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अगर कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ गैसेस में, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक प्रेजेंट होगा। वहीं अगर लिक्विड में बात करें तो इंटरमीडिएट होता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि यही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स क्या क्या होती हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, इस जो चैप्टर का नाम है हमारा सॉलिड स्टेट पर आएंगे, क्योंकि और स्टेट से हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमें बेसिकली फोकस किस में करना है, सॉलिड स्टेट। डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक मैटर की ऐसी स्टेट है इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट स्टेट ऑफ मैटर, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles
constituent particles are bonded with strong force of attraction। मतलब अगर ये पार्टिकल्स हैं, ये हम छोटे छोटे पार्टिकल्स बना रहे हैं, छोटे से बनाते हुए आ रहे हैं हम। जब भी हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं तो बेसिकली बचपन से हमको ये पार्टिकल्स बनाना सिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये होते क्या हैं? ये एटम हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, और ये आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलने का क्या मतलब है? ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है। तो वो स्टेट मैटर के जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसे हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट की। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, इनका शेप, इनका साइज, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो डेफिनेट होता है क्योंकि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। तीनों चीजें डेफिनेट होती है, शेप, साइज एंड वॉल्यूम। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी की, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इज लो, कंप्रेसिबिलिटी लो होती है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, फ्लेक्सिबिलिटी की, इनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या सी होती है? कम होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होते ये। नेक्स्ट फोर्थ अगर मैं पॉइंट की बात करूं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब जैसे अगर मैं गैसेस की बात करूं, अगर वन एक रूम में हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम की जो खुशबू होती है वो सारे ही रूम तक आ जाती है। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी, तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी सॉलिड्स में बिल्कुल भी नहीं होती, गैसेस स्टेट में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा। तो अगर मुझे इनको बॉईल करना है तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इनकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे अगर ये तोड़ना है तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सिक्स पॉइंट की, तो जो भी सॉलिड्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, और अगर मैं बात करूँ वाइब्रेटरी मोशन या अपनी पोजीशन पर कर सकते हैं, तो कुछ बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज ये हमारी हैं किसके? सॉलिड स्टेट की। अब आगे हम बढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट अलग अलग टाइप्स के हमारे स्टेट्स, सॉलिड की स्टेट्स होती हैं, टाइप ऑफ सॉलिड होते हैं, तो देखेंगे अब कितने टाइप्स के हमारे सॉलिड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। तो बेसिकली अगर हम बात करें सॉलिड्स के टाइप की, तो हमें यहाँ पर सॉलिड्स दिखाई देंगे तीन टाइप्स के, क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। जैसे कि हम यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर तीन टाइप के क्रिस्टल्स हमने यहाँ पर बनाए हैं सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में हमें क्या दिख रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, एक ही फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और आपको एग्जैक्ट जो ये फर्स्ट लेन है और नीचे वाली जो लेन है वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन के जो गैप है, गैप में दिखाई दे रहे हैं दूसरे वाले एटम्स के। थर्ड जो लेन है देखो, जो ये गैप है, गैप में ही और प्रॉपर अरेंजमेंट बनी हुई है। तो यहाँ पर बट यहाँ पर क्या होगा पॉलीक्रिस्टलाइन में, अगर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की वो कई हद तक
रेगुलर है बट कहीं पर रेगुलरिटी ब्रेक हो रही है। कंप्लीटली रेगुलर हम इसे नहीं बोल सकते। तो ये होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। बट अगर एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड हमारे इरेगुलर होते हैं। ये रेगुलरिटी इसमें लॉन्ग रेंज तक प्रेजेंट नहीं होती है हमारी, शॉर्ट रेंज में प्रेजेंट होती है, बट क्रिस्टलाइन में हमारी लॉन्ग रेंज तक प्रेजेंट होती है। तो यहीं पर हम अब बात करेंगे दो टाइप्स के सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलेबस में हमें दो टाइप के ही सॉलिड हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। कॉलम बनाते हैं दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स। वन बाय वन इनको हम पढ़ने वाले हैं। इमेज देख लेते हैं पहले। एक इमेज मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है। ये है हमारी इमेज, इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की और एमोर्फस सॉलिड की। ये है हमारी इमेज, सेट कर दी है। अब दोनों में इस इमेज में क्या नजर आ रहा है हमें? इसमें देखो, अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करें, ये पहली लेन है और ये जो दूसरी लेन अरेंज हो रखी है, इनके गैप में अरेंज हो रखी है पार्टिकल्स। ठीक है, और प्रॉपर्ली अरेंज हो रखे हैं सिमिलरली। देखो यहाँ पर भी अरेंजमेंट सेम है, यहाँ पर भी अरेंजमेंट सेम है। पहली रो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो हमारा अरेंजमेंट है इस तरीके से है। तो इनको हम बोलेंगे ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो पहला पॉइंट हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या बोल सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का क्या है यहाँ पर, रेगुलर अरेंजमेंट इन लॉन्ग रेंज। ये वहीं अगर एमॉर्फस सॉलिड में हम देखें, देखो पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर देखो ये रेगुलर है बट शॉर्ट रेंज में, इधर रेगुलर है शॉर्ट रेंज, इधर रेगुलर है शॉर्ट रेंज में। हम यहाँ क्या पर क्या क्या और इरेगुलर भी बोल सकते हैं हम इसको। हम बोल सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट इन शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में रेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी, क्रिस्टल की ज्योमेट्री किस टाइप की होगी? क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है जो इनका अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण इनका जो ज्योमेट्री होगी वो क्रिस्टल शेप के, डेफिनेट क्रिस्टल शेप की होगी। डेफिनेट क्रिस्टल शेप ड्यू टू ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट जो है ऑर्डर्ड में है इनका, ड्यू टू ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं एमॉर्फस सॉलिड की, इनकी ज्योमेट्री इंडेफिनेट होगी, क्यों? डिसऑर्डर अरेंजमेंट हो रखा है इनका, या इरेगुलर अरेंजमेंट हो रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेफिनेट ज्योमेट्री ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट। देन अगले पॉइंट की अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इनका हाई होगा, या फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं हम, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका, और क्या रीजन है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट है? क्योंकि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है इनका। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑलमोस्ट इक्वल होगी हर एक पार्टिकल के बीच में। अगर हम इधर पार्टिकल के बीच में देखें, इधर पार्टिकल के बीच में देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है क्योंकि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। और इसके कारण से हम बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या है इनका ज्यादा। हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल, हर एक पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसी है। तो वहीं अगर मैं यहाँ बात करूँ एमॉर्फस सॉलिड्स की,
एमोर्फस सॉलिड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प नहीं होगा, वो डिफ्यूज होगा, एक रेंज में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल एक साथ हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है। बट इन दोनों पार्टिकल के बीच में अगर हम देखें, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत वीक होगा, ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैव मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज 100 डिग्री से इसका 200 डिग्री सेल्सियस की रेंज में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फोर्थ पॉइंट की, अब यहाँ पर एक चीज आती है एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नेचर। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक नेचर, एनआइसोट्रॉपिक नेचर मीन्स दैट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, डायरेक्शन डिपेंडेंट। ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमको देखने के लिए मिलेगी। तो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं? डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी इसमें देखने के लिए मिलेगी। या फिर अगर हम बोलेंगे एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या होंगे? वो सब्सटेंसेस विच शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये लाइन हमारी ब्लू कलर की है, ठीक है, ये सेम हमें क्रीम कलर, और ये वाली लाइन भी हमारी किस कलर की है? ब्लू कलर की लाइन है। ठीक? या फिर अगर इसको क्लियर करके हम बनाएं, एक ब्लू और एक क्रीम कलर का, ये एक ब्लू एक क्रीम, एक ब्लू एक क्रीम। यहाँ पर भी सिमिलरली एक ब्लू एक क्रीम, एक ब्लू एक क्रीम। इस तरीके से अरेंज करें पार्टिकल्स को। ठीक है, अब यहाँ पर हम पार्टिकल देखो मूव करवाते हैं इस डायरेक्शन में। इधर देखना आप। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, एक पिंक एक ब्लू, एक पिंक एक ब्लू, एक क्रीम एक ब्लू, तो डिफरेंट क्या मिल रहा है हमको? फिजिकल, एक सर्कल को मान लो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो एक ही डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी हमको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जैसे जैसे हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हमको देखने के लिए मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें एमोर्फस सॉलिड की, तो एमोर्फस सॉलिड्स हमारे होते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर के। हम बोल सकते हैं कि amorphous solids are isotropic, isotropic in nature. That means डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें, जैसे इसमें क्या है, एमॉर्फस सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कैसा अरेंजमेंट है इनका? इरेगुलर अरेंजमेंट है। अब इरेगुलरली अगर अरेंज है, जैसे हम भीड़ पर हैं, कहीं पर भीड़ में होने से क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। कहीं पर भी मेल्स होंगे, कहीं भी फीमेल्स होंगी, कहीं पर भी चिल्ड्रंस अरेंज हो रखे होंगे, तो वहां पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है वो चीज। बट अगर कहीं पर भी मेल्स अलग हैं, फीमेल्स अलग हैं, और बच्चों का अरेंजमेंट अलग हो रखा है वहां पर, तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया। वहां पर हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो अगर डायरेक्शन डिपेंडेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम बोल सकते हैं एनआइसोट्रॉपिक है नेचर में। बट कुछ अगर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, वो आइसोट्रॉपिक है नेचर में। तो यही होता है हमारा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में। अब जैसे डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज में हम बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका, कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज हमारी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज में। और यहीं पर अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, उनको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं। फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे हार्ड होते हैं,
एंड रिजिड होते हैं। बट वहीं अगर हम बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड्स की, एमोर्फस सॉलिड्स हमारे होते हैं हार्ड, सॉफ्ट होते हैं हमारे। रीजन यही है अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर अरेंजमेंट रेगुलर है दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी पार्टिकल्स के बीच में इक्वल है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इक्वल है तो उसका मतलब पार्टिकल्स क्या होंगे, हार्ड होंगे। और अमोर्फस सॉलिड सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीवेज की। क्लीवेज में अगर हम देखें, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हैं, तो सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को नाइफ से कट करने पर इट विल गिव शार्प एंड स्मूथ एजेस। तो हम लिखें ऑन क्लीवेज विद नाइफ दे गिव शार्प एंड स्मूथ एजेस। बट वहीं अगर मैं बात करूं एमोर्फस सॉलिड्स की, दे फॉर्म डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर एजेस। अगर नाइफ से काटा जाए तो इनकी जो एजेस होंगी वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में होंगी। दे फॉर्म डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर एजेस अगर नाइफ से इन्हें कट किया जाएगा। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। जो फेमस सॉलिड का एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, NaCl हो गया हमारा, जिंक ZnS हो गया हमारा, डायमंड हो गया, देन नेक्स्ट हमारा हो गया क्वार्ट्ज। अब इधर अमोर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो रबर, रबर एक सॉलिड है, और कैसा सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक, प्लास्टिक के अलावा ग्लासेस जो होते हैं हमारे अमोर्फस सॉलिड हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ एग्जाम्पल किसके, अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कितने टाइप्स के हमारे सॉलिड्स होते हैं। अब कुछ सॉलिड्स हमारे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होते हैं, जैसे मेटालिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर नॉन पोलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर पोलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, कुछ बेसिक उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मैं बात करती हूँ। जैसे एमोर्फस सॉलिड्स को हमने क्या बोला, एमोर्फस सॉलिड्स को हम एमोर्फस सॉलिड्स, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, स्यूडो सॉलिड्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी हम इन्हीं को कहते हैं। ठीक है। जैसे विंडो में ग्लास जो लगते हैं, विंडो में ग्लास जब लगते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे उन्हें साल होता रहता है तो धीरे धीरे टेम्परेचर ज्यादा होने पर ये क्या होते हैं, नीचे की तरफ पे इकट्ठा होते हैं, मेल्ट होके नीचे की तरफ आते हैं। पर इन्हें ऐसा नहीं है कि मेल्ट होने में एकदम से मेल्ट होंगे, इन्हें बहुत साल लगते हैं मेल्ट होने में। मेल्ट होके नीचे की तरफ से क्या होते रहते हैं, ये मोटे होते रहते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स के हम बोल सकते हैं एमोर्फस सॉलिड्स, इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, has tendency to flow over 100 years of time। इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, बट वो टाइम लेता है फ्लो करने पे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या कार्बन, कार्बन इज एमोर्फस और क्रिस्टलाइन? तो कार्बन होता है हमारा, वो एमोर्फस सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है? तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, तो कार्बन एमोर्फस फॉर्म में भी हमको मिलता है, और कार्बन हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हमको मिलता है। दोनों ही फॉर्म में हमें कार्बन देखने के लिए मिलेगा।
तो कार्बन की अगर मैं अमोर्फस फॉर्म की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोक, कोल। वहीं अगर मैं बात करूँ क्रिस्टलाइन फॉर्म की तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे आ जाते हैं डायमंड, ग्रेफाइट। ये होता है एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ये अलग अलग फॉर्म में हमको मिलते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ SiO2, जिसको हम क्वार्ट्ज के नाम से भी जानते हैं, तो SiO2 है वो क्रिस्टलाइन होता है या एमोर्फस होता है। तो SiO2 जो है दोनों ही फॉर्म में हमको मिलता है, क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज के फॉर्म में भी और एमोर्फस क्वार्ट्ज ग्लास के फॉर्म में भी। दोनों ही फॉर्म में ये हमको देखने के लिए मिलता है SiO2 हमारा। तो यही था हमारा डिफरेंशिएशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का और एमॉर्फस सॉलिड्स का। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमॉर्फस में भी चेंज कर सकते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन में भी चेंज कर सकते हैं। तो दोनों ही क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन में चेंज हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। और क्या क्रिस्टलाइन एमॉर्फस में चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बट कंडीशन होनी चाहिए